गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 विज्ञान में पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है दैनिक जीवन में विज्ञान। चलिए पढ़ते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका क्या है, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका क्या है, विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याएं, भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य स्वभाव से सदैव जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता रहती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसे ये उत्सुकता होती है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ। ये प्रवृत्ति ही वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, दिन क्यों हो रहा है, रात क्यों हो जाती है, या हमारे आसपास जितने भी चेंज हो रहे हैं, घटनाक्रम हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। यही विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है। आइए अब जानते। एक जिज्ञासु बालिका सीमा द्वारा उठाए गए प्रश्न जिज्ञासाओं द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। सीमा कभी अपनी माँ से पूछती है, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने या ऊपर से छोड़े जाने बाद ज़मीन पर गिरती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है, दूध से दही कैसे बन जाता है, फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है, चिड़िया कैसे उड़ती है। उसकी माँ इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती। उसकी माँ ने कहा, मैं इन सवालों के जवाब नहीं जानती, आप अपनी शिक्षिका से पूछिए। तो बच्चों, आप मुझे बताओ कि कोई भी चीज़ जब ऊपर हम फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाती है। हाँ, ये आप आगे पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है। प्रेशर कुकर आप जानते हैं चारों तरफ से ढका होता है, तो जो भाप है वो एकत्रित होकर खाने को जल्दी गर्म कर देती है, इसीलिए उसमें सीटी आती है और खाना जल्दी बन जाता है। दूध से दही कैसे बन जाता है, ये भी एक रासायनिक क्रिया है, इसे आप आगे पढ़ेंगे। फ्रिज में सामान ठंडा कैसे हो जाता है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब कौन दे पाता है, जब हम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे दिन सीमा ने वही सवाल कक्षा में अपनी शिक्षिका से पूछा। शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा, आपके सभी सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित हैं। मनुष्य हर चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता होती है। वह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण होती है। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है। जब सीमा ने यही सवाल अपनी शिक्षिका से पूछे तो उन्होंने बताया कि हाँ, यह उत्सुकता देखने, जब हम देखते हैं अपने आसपास चीज़ें, छूते हैं, उनको सूंघते हैं या उनका स्वाद चखते हैं, तो ये उत्सुकता जो है इसीलिए उत्पन्न होती है। तो आगे हम पढ़ते हैं। सीमा ने कहा, ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों का उत्तर देता है। ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि ये सारे सवालों के जवाब विज्ञान देगा। चलिए पढ़ते हैं अब शिक्षिका क्या जवाब देती है। शिक्षिका बोली, वह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। उन्हें जिस समस्या का हल खोजना होता है, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और उससे संबंधित सभी जानकारी एकत्रित करते हैं। मान लीजिए मुझे कोई काम दिया गया है, तो मैं उस काम को पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करूँगी, फिर जितनी भी जानकारी उससे संबंधित होगी एकत्रित करूँगी और फिर उसके बारे में जवाब दूंगी। एकत्रित जानकारी के द्वारा ही अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। कोई भी प्रश्न है या उत्तर है वो सिद्धांत पर बेस होता है। ऐसे नहीं कि हमने हवा में बात कर दी कि इसका ये भी मतलब हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, नहीं। वो एक सिद्धांत के बल पर ही हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि एक बार प्रयोग किया और हो गया। क्या हो सकता है वो तुक्के से सही हो गया एक बार में, लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं, बार बार अपने प्रयोगों को दोहराते हैं जिससे उन्हें एक सटीक जवाब मिले, ताकि ये विश्वास होने लगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। जैसे हम कहीं अपने विद्यालय जाते हैं तो हमारे विद्यालय जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जब हम सारे रास्तों को देख लेते हैं और उसमें जो सबसे शॉर्टकट होता है, जो सबसे छोटा रास्ता होता है, उसे हम चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सटीक रास्ता है और सही समाधान है हमारी समस्या के, कि जिससे हम विद्यालय जल्दी पहुंच सकते हैं। शिक्षिका ने बताया, जैसे सीमा का सवाल है कि वस्तुएं हमेशा ज़मीन पर ही क्यों गिरती है। आप रोज़ देखते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ हवा में उछालें या फेंकें तो वह ज़मीन पर गिर जाती है। क्या ऐसा हर जगह होता है या हर वस्तु के साथ होता है? यह जानने के लिए आपको कई तरह की वस्तुओं के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करना
अगर आप ऐसा कर पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि चाहे जहाँ से गिराएं वापस ज़मीन पर ही गिरते हैं, ऐसा देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है। इसी को न्यूटन बल कहा जाता है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी जमीन, हर धरती में एक पावर होती है, वो सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सीमा अपने प्रश्न का इतना सरल उत्तर पाकर उत्साहित हो गई। उसने सोचा, वाह, ये तो बहुत आसान है, इसी तरह हमें और भी सवालों का जवाब मिल जाएगा। शिक्षिका के सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज़्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। अब न्यूटन ने कई प्रयोगों द्वारा इसका उत्तर दिया होगा, जो हमें आज बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन न्यूटन ने इसके लिए बहुत तैयारी की होगी, बहुत सारे प्रयोग किए होंगे, जब ये उत्तर हमें मिल पाया होगा। सर आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक हैं, और लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की होगी एक सिद्धांत बनाने के लिए। वैज्ञानिक किसी भी समस्या, जिज्ञासा या समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं, उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक विधि के उत्पन्न चरण, पहला क्या होता है, कैसे वो अपना सिद्धांत को पूरा करते हैं। पहले जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, परिकल्पना करते हैं कि क्या इसका उत्तर ये हो सकता है। फिर परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तरह तरह के, क्या इसका जवाब ये हो सकता है। निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण। अब देखते हैं कि जो हमने इसका हल निकाला है वो सही है नहीं है। फिर उसका अभिलेखन किया जाता है, लिखा जाता है उसे, फिर उस पर पुनर्विचार लिए जाते हैं, निष्कर्ष निकाला जाता है कि हाँ, इन सारे प्रयोगों में क्या ये प्रयोग सही है। अगर वो प्रयोग फेल हो जाता है तो फिर से हमें नया प्रयोग करना पड़ता है। सीमा विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। उसने पूछा, विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया है। तो बच्चों, आप बताओ, विज्ञान ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है। जितनी भी आपके आसपास आपको चीज़ें दिख रही हैं वो सभी विज्ञान से संबंधित हैं, कहीं ना कहीं उनमें विज्ञान दिखता है। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। शिक्षिका ने सीमा को चित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से आए परिवर्तन के बारे में समझाया। ये जो बच्चों आप चित्र देख रहे हो, देखो, इसमें हमें रेलगाड़ी दिख रही है, बस दिख रही है, कार है, ट्रैक्टर है, टेलीविज़न है, पंखा है, टेलीविज़न है, बल्ब है। क्या आपने हमेशा ये चीज़ें देखी हैं। ये सैटेलाइट दूरसंचार प्रणाली दिख रही है आपको। क्या ये सही सभी चीज़ें आप पहले से देखते आ रहे हैं, या आपके माता पिता इनका उपयोग कर पा रहे हैं, पहले से करते थे। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी अभी नई आई हैं, क्योंकि विज्ञान में नई नई चीज़ों का प्रयोग करके नई नई चीज़ें आती रहती है। शिक्षिका ने सीमा को चित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से आए परिवर्तन के बारे में समझाया। चित्र में देखिए आपने, कृषि कार्य शीघ्र हो इसलिए पहले किससे कृषि होती थी। पहले हल चलाया जाता था, इस तरह से खेती की जाती थी बैलों द्वारा। लेकिन अब क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गया है, अन्य कृषि यंत्र आ गए हैं, प्रेशर मशीन आ गई है, थ्रेशर जिससे गेहूँ निकाला जाता है, सीड ड्रिल मतलब जिससे गड्ढा खोदकर डाला जाता है बीज, हार्वेस्टर गेहूँ निकाला जाता है। घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन टेलीविज़न व रेडियो द्वारा किया जाता है। पहले एक चिट्ठी भेजने में बहुत समय लगता था, या हमें कहीं जाना होता तो हमें बहुत समय लगता था, लेकिन आज हवाई जहाज़ के द्वारा हम कहीं भी 1 या 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। ऐसे ही पहले हम रेलगाड़ी में सफ़र करते थे, बस में सफ़र करते थे और हमें टाइम लगता था। अब क्या आ गए, नई नई ट्रेन आ गई हैं, जैसे मेट्रो रेल आ गई है, वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई है। तो इन्होंने क्या किया है, हमारे सफ़र को और आसान बना दिया है। यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी, कार, बस, वायुयान हैं, जिनके द्वारा कुछ ही घंटों में लंबी यात्रा तय की जा सकती है। विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही कृषि यंत्र, यातायात एवं संचार के साधनों तथा अनेक प्रकार के साधनों एवं सामग्रियों का विकास संभव हो पाया है। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याओं, जो भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी थी, वो सुलझाने में सहायता की है, निसंदेह की है। तो पंप तथा नहरें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराती हैं। आज उत्तम बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखते हैं, पहले टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे या बोलकर पढ़ाते थे। आज स्मार्ट क्लास आ गई हैं, आपके टच स्क्रीन के टेलीविजन्स आ गए हैं, LED टेलीविजन्स आ गए हैं, अच्छी क्वालिटी के टेलीविजन्स हैं। समाचार पत्र, रेडियो द्वारा हम देश विदेश की हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। क्रिकेट मैच
देश विदेश में होने वाली विभिन्न समारोह का सीधा प्रसारण हम टेलीविज़न पर देख सकते हैं। पहले क्या होता था, हमें इंतज़ार करना पड़ता था, वीडियो रिकॉर्ड होती थी फिर हमारे तक पहुंचती थी, लेकिन आजकल हम लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। मैच आप देखते हैं, आईपीएल मैच चल रहा है, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन द्वारा हम दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह सभी विकास विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाया है। क्या ये पहले संभव था? नहीं। मनुष्य सदा ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उसका सही रूप से अनुप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। आप भी बहुत सी नई खोजों के बारे में जानने के इच्छुक होंगे, है ना इच्छुक? परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। अब चलिए जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाले बहुत से कार्यों को आसान कैसे बना दिया है विज्ञान ने। पहले क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी और अब क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, विज्ञान ने कैसे हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाया है। ये देखिए तालिका है 1.1। तो इसमें पहले भोजन किस पे बनाते थे? मिट्टी के चूल्हे पे बनाते थे, है ना। अब किस पे बनने लगा है? गैस चूल्हा आ गया, ओवन आ गया, सोलर कुकर, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, ये सब इंडक्शन वाला चूल्हा भी आ गया आजकल तो, जो बिजली से चलते हैं। कृषि में पहले हल बैल, कुआं और रहट का उपयोग किया जाता था, गोबर की खाद थी, लेकिन अब ट्रैक्टर, ट्यूबवेल आ गया है, रासायनिक खाद आ गया हमारे पास। यातायात हम कैसे करते थे? बैलगाड़ी, तांगा, ऊँट, इनसे, लेकिन अब कार, बस, स्कूटर से जाते हैं। मनोरंजन में पहले छोटी छोटी रामलीला होती थी, कठपुतलियाँ, नृत्य होते थे, नौटंकियाँ होती थी गाँव में, लेकिन अब सिनेमा आ गया, टेलीविज़न आ गया है, ट्रांजिस्टर आ गया है। संचार, कोई भी खबर इधर से उधर भेजने के लिए हमें पहले डाक द्वारा, चिट्ठी द्वारा हम भेजा करते थे, लेकिन अब टेलीफोन पे बात हो जाती है, ईमेल कर सकते हैं, बहुत ही चंद मिनटों में हम अपना संदेश इधर से उधर पहुंचा सकते हैं। चिकित्सा में क्या आया? पहले लोग नाड़ी देखकर या जड़ी बूटियों से या झाड़ फूँक कर उपचार करते थे, लेकिन अब अच्छी सुविधाएं आ गई हैं, अच्छे परीक्षण आ गए हैं, सीटी स्कैन, एक्सरे, इनसे कुछ ही समय में बीमारी का पता लगाया जा सकता है। बहुत सी अनेक एंटीबायोटिक्स आ गई हैं जो हमारे चिकित्सा उपचार के लिए उपयोगी हैं। शिक्षा में देखिए, पहले गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा होती थी, लेकिन अब प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के उपयोग से ई पाठशाला आ गई है, दीक्षा ऐप आ गया है, तो इनसे पढ़ना और भी सरल और आसान हो गया है। आप घर बैठकर ही पढ़ सकते हैं। पहले आपको स्कूल जाना पड़ता था, अगर आप किसी दिन स्कूल नहीं जा पाते तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। अंतरिक्ष में देखिए, साधारण दूरबीन वेधशालाएँ थी, अब भारत चंद्रयान 1 तक पहुंच चुका है। रडार, मंगलयान, ये सब आ गए हैं। रक्षा के क्षेत्र में भाला, तलवार और धनुष आदि गदा से युद्ध होते थे, लेकिन अब बंदूक, पिस्तौल, तोप, ट्रैक्टर, मिसाइल, परमाणु बम बन गए हैं। ये हमें पता है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल और आसान बनाया है, लेकिन यह भी है कि विज्ञान ने बहुत सारे ऐसे उनके दुरुपयोग हैं जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात, पेट्रोल डीजल से क्या हो रहा है हमारे, अब हर घर में पहले एक गाड़ी होती थी, अब 2-3 गाड़ियां हो गई हैं, सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में जाना चाहते हैं। इससे क्या हो रहा है? पर्यावरण असंतुलित हो रहा है और प्रदूषण फैल रहा है। रासायनिक उर्वरकों, बहुत सारी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो रहा है जो नदियों में जल प्रदूषण का स्रोत बनती जा रही हैं। अब किसान के मित्र है केचुआ, सांप, ये तो अब दिखते ही नहीं हैं। पहले जहाँ खेतों में इनसे ही उर्वरकता बढ़ती थी, लेकिन अब कीटनाशक के होने से नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। भूजल, असंयमित दोहन से भूजल, अब क्या है, पहले नल से पानी खींचता था, अब मोटर चलती है तो पानी वेस्ट होता है, ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इससे भूजल जो है कम हो गया है, कुएँ सूख गए हमारे। तीव्र ध्वनियाँ, लोग लाउड स्पीकर बड़े ज़ोर ज़ोर से बनाते हैं, जिससे क्या होता है, कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण, राइट। मानव बस्तियों में कूड़े कचरे, अब क्या है, हम ऐसे ही अपना सामान फेंक देते हैं, बैटरी, ये सब अपशिष्ट पदार्थों से क्या हो रहा है, समुचित व्यवस्था के अभाव से मानव जीवन संकट ग्रस्त हो रहा है। रेडियोधर्मी किरणें कारण निकलती हैं, जैसे हमारे फ्रिज से, एसी से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन परत में छिद्र वायु के प्रदूषण का कारण बन रही हैं, उसमें छेद और बढ़ा रही हैं। परमाणु ऊर्जा के अनुचित उपयोग से, जैसे हिरोशिमा एवं नागासाकी के पलक झपकते ही लाखों के जीवन का अंत हो गया था। परमाणु ऊर्जा मतलब परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो वहाँ पर बहुत लोगों का जीवन अंत हो गया था। एयर कंडीशनर, एसी या रेफ्रिजरेटर से वायुमंडल में कौन सी गैसें निकलती हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा से वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है, यानी ओजोन परत हमारी कटती जा रही है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों, धुआं, पेट्रोल डीजल दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और
नाइट्रोजन बढ़ रही है, जिससे क्या हुआ है, ऑक्सीजन कम हो रही है और हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्रदूषण बहुत मात्रा में बढ़ गया और नई नई बीमारियां हमें हो रही हैं। वैज्ञानिक खोजों से भारत में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे प्राचीन काल में हमारे जो वैज्ञानिक थे, चरक थे, ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों का उपचार किया था। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान, श्रीधराचार्य एवं समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। आधुनिक वैज्ञानिकों खोजों एवं भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों की अन्य खोजों को तालिका में पढ़ते हैं कि क्या 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 खोज नई नई की हैं वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने हमारा जीवन सरल बनाया है। ये देख सकते हैं आप तालिका 1 में जगदीश चंद्र बोस, ये सब हमारे वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक हैं। इनका आप नाम याद कर लीजिए, इन्होंने क्या क्या खोज की हुई है, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया है, ये सब आप याद करिए। कम से कम 5 वैज्ञानिक के नाम आपको याद होने चाहिए। तालिका 1.3 में देखिए विदेशी वैज्ञानिक हैं, इनका क्या योगदान रहा है। जैसे गैलीलियो गैलीली में दूरबीन का योगदान दिया है। मार्कोनी ने रेडियो बनाया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। चार्ल्स वेबेज ने कंप्यूटर, एक्सरे मशीन विलियम रॉन्टजेन ने दी थी। जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। तो ये सब भी आपको याद होना चाहिए। कम से कम 4-5 वैज्ञानिक के नाम तो आपको याद होने चाहिए और उन्होंने क्या योगदान दिया विज्ञान के क्षेत्र में, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये सब नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि ये सब। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ISRO भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इसे सब संक्षेप में इसरो भी कहते हैं, यानी इसको शॉर्टकट में इसरो भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। यहाँ कृत्रिम उपग्रहों का डिज़ाइन करके उनका निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, नौवाहन संपर्कित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि प्रमुख हैं। यानी इसरो हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कृत्रिम उपग्रह कहाँ भेजे हुए हैं? पृथ्वी के परिक्रमा करते रहते हैं, जिनसे हमें अच्छा क्वालिटी का नेटवर्क मिलता है, हमें मौसम संबंधी जानकारी मिलती है, हमें आपदा प्रबंधन मतलब पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पर बारिश तेज होने वाली है, मौसम का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सब कैसे संभव हो पाया है? इसरो से। हमने क्या सीखा है इसमें? दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल व सुखमय बनाया है, ये तो सभी जानते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका है। विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, परीक्षा पात्रों आदि का निर्माण हुआ है। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशकों, दवाओं के उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे बढ़ती जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति तो हुई है, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है और मानव जीवन संकटमय होता जा रहा है। तो बच्चों, विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया, हमारे जीवन को सरल और सुखमय बनाया है, लेकिन उसने हमें उसके दुरुपयोग से, जो आविष्कार हुए हैं उनका दुरुपयोग हमें क्या कर रहा है? हमें हमारे जीवन को संकट में भी बनाता जा रहा है। तो बच्चों, विज्ञान का उतना ही उपयोग करें जितना आपके लिए सुखमय हो। ऐसा ना हो कि विज्ञान के दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।